तो डियर स्टूडेंट, अब तक हम लोग पावर प्लांट का जो लेक्चर है उसमें कम से कम हम लोग 4, 5, 6, 4 आज पावर प्लांट का छठा लेक्चर है। ठीक है, अब इस छठे लेक्चर में हम आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे। तो अब थर्मोडायनेमिक में कितने प्रकार के साइकिल होते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक्स के जो टाइप थे वो कांस्टेंट वॉल्यूम का था, एक कांस्टेंट प्रेशर का था, और आपको एक हमने बताया था कांस्टेंट एडियाबैटिक बताया था, और एक बताया हुआ था कांस्टेंट टेम्परेचर एंड आइसोथर्मल प्रोसेस बताया था। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आइडियल साइकिल। ठीक है, आइडियल साइकिल और एक होता है या फिर एक्चुअल साइकिल। ठीक है, आइडियल साइकिल एंड एक्चुअल साइकिल। ठीक है, यानी कि आदर्श चक्र तथा वास्तविक चक्र। ठीक है, तो लिखिएगा इसके अंतर्गत मैं कुछ चीजें बोलता हूँ, आप उसको नोट कीजिएगा। यदि थर्मोडायनेमिक साइकिल में उपलब्ध ऊर्जा, यदि थर्मोडायनेमिक साइकिल में उपलब्ध ऊर्जा उष्मा ऊर्जा, यदि थर्मोडायनामिक साइकिल में उपलब्ध उष्मा ऊर्जा को पूर्णतया, उष्मा ऊर्जा को पूर्णतया या पूरी तरह से किसी उपयोगी कार्य में, बदला जा सके, ठीक है, तथा उसका विलोम भी संभव हो, तथा उसका इनवर्स भी संभव हो, तो उसे एक आदर्श या प्रत्यावर्तीय रिवर्सिबल चक्र कहते हैं या कहा जा सकता है, कहते हैं। ठीक है, तो उसे एक रिवर्सिबल साइकिल कहते हैं। किंतु वास्तविक प्रक्रम में या प्रक्रम को प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, वास्तविक प्रक्रम में ऐसा संभव नहीं है, वास्तविक प्रक्रम में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऊष्मा का कुछ भाग उपयोगी कार्यों में व्यय हो जाता है,
उष्मा का कुछ रूप उपयोगी कार्यों में व्यय हो जाता है तथा शेष तथा शेष भाग तथा शेष भाग व्यर्थ हो जाता है या व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे आइडियल चक्र का मतलब ये होता है, आदर्श चक्र का, कि जितना हम कोई चीज या जितना भी हम ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें भरपूर उतनी ऊर्जा पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। अर्थात हम जितना भी बल लगा रहे हैं, जितना भी ऊर्जा लगा रहे हैं, जितनी शक्ति लगा रहे हैं, उसका टोटल हमको रिजल्टेंट इक्वल मिले। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि एक छोटे से रूप में देखा जाए कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर यदि हम किसी सरफेस पे इसको रखे हुए हैं, अब इस वर्क पे या इस ऑब्जेक्ट पे ही कार्य करने जा रहे हैं हम, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम ऊर्जा लगा रहे हैं, जो शक्ति लगा रहे हैं, जो बल लगा रहे हैं, जितना बल लगा रहे हैं, ये उतनी तेजी से या पूरी तरीके से जितनी दूरी पर हम विस्थापित करना चाह रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो हमारी पूरी की पूरी शक्ति सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को विस्थापित करने में ही खर्च नहीं हो रही, पूरी की पूरी इसे नहीं प्राप्त हो रही है, कुछ घर्षण के रूप में खत्म हो जा रहा है ना, फ्रिक्शन उसका विरोध कर रहा है। तो कुल मिला जुला के इसी प्रकार से जो हमारा थर्मोडायनेमिक साइकिल होता है, इसमें बात कही जा रही है कि यदि थर्मोडायनेमिक साइकिल में उपलब्ध ऊष्मा ऊर्जा को पूरी तरीके से किसी उपयोगी कार्य में बदला जा सके, तो उसका इन्वर्स भी संभव होना चाहिए। लेकिन ऐसा वास्तविक रूप से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई चीज गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, जितनी ऊष्मा हमारे ईंधन के दहन से उत्पन्न हो रही है और उसके द्वारा हम टरबाइन या किसी प्राइम मूवर को मूव कराते हैं, तो पूरी की पूरी एनर्जी उस प्राइम मूवर को मूव कराने में ही खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ व्यर्थ रूप में भी चला जाता है। ठीक है, तो यही बात कही गई है। और जब इसको रिवर्स किया जाए, तो क्या हम जितनी अमाउंट में ऊर्जा उसको हम दिए थे प्रारंभिक अवस्था में, क्या उतना हमें प्राप्त होगा? नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं। तो कुल मिला जुला के यही कहा गया है कि अगर आदर्श केस की बात करें, तो आदर्श केस ये कहता है कि जितनी भी हम ऊष्मा ऊर्जा उसको दे रहे हैं किसी भी पदार्थ को, वह पूर्णतः कार्य में सफल रहे, ठीक है, पूरा पूरा इस्तेमाल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ भाग व्यर्थ चला जाता है तथा कुछ कार्य कार्यकारी पदार्थ के ऊपर खर्च हो जाता है या कार्यकारी पदार्थ द्वारा ऊष्मा को ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल। क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल। हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल। रिकॉर्डिंग भी लगी हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल, इसमें लिखिएगा, दो साइड बनाइएगा। एक साइड लिखिएगा वेपर वेपर पावर साइकिल और दूसरा गैस पावर साइकिल। क्लासिफिकेशन ऑफ
थर्मोडायनामिक साइकिल। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक हो गया हमारे पास गैस पावर साइकिल, गैस के माध्यम से जो पावर उत्पन्न किया जाता है उसका एक साइकिल होता है। ठीक है, एक साइकिल उसके लिए अलग से काम करती है। और एक होता है वेपर पावर साइकिल। ठीक है, तो हमारे पास दो साइकिल है, इन्हीं दो में इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो वेपर में क्या है, वेपर में कई साइकिल आते हैं। ठीक है, वेपर में कई सारे साइकिल आते हैं, कई सारे प्रोसेस होते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से साइकिल हैं। एक होता है रैनकाइन साइकिल, पॉइंट नंबर ए, रैनकाइन साइकिल। बी, रीहीट साइकिल। और तीसरे में है रीजनरेटिव साइकिल। और नेक्स्ट है रीहीट रीजनरेटिव साइकिल, यानी कि ये दोनों का मिक्स साइकिल ये है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है इसमें सुपर क्रिटिकल साइकिल। और नेक्स्ट है बाइनरी वेपर साइकिल। और लास्ट है टॉपिंग साइकिल। ठीक है, टॉपिंग साइकिल। अब गैस वाले में देखिएगा स्पार्क इग्निशन साइकिल, स्पार्क इग्निशन साइकिल। और बी पॉइंट है कंप्रेस इग्निशन इग्निशन साइकिल। और एक है गैस टरबाइन साइकिल, गैस टरबाइन साइकिल। ठीक है, तो आपको इन्हीं साइकिल के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि रैनकाइन साइकिल क्या होता है, रीहीट साइकिल क्या है, गैस साइकिल क्या है। जल्दी से। हाँ हाँ, यहाँ तक नोट डाउन हो गया। हो गया यहाँ तक नोट। हाँ, तो आपने जो पूछा था ना कि गैस पावर साइकिल के बारे में बताइए और वेपर पावर साइकिल के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। ये वेपर वाला साइकिल को आपने देखा है। वेपर साइकिल में हमने कल आपको जैसे बताया था कि हम किसी भी चैम्बर में या किसी भी पात्र में जिसमें हम पानी को काफी बड़े अमाउंट में उसको स्टोर कर सकते हैं, और तो उसको क्या कहते हैं, एक ऐसा पात्र जिसमें हम अत्यधिक मात्रा में
पानी को स्टोर कर सके वो क्या कहलाता है, बॉयलर कहलाता है। तो उस बॉयलर में हमने पानी को स्टोर किया और उसके बाद जब उसको गर्म किया तो वो स्टीम बना। स्टीम बना ना, भाप बना कि नहीं बना, वेपर बना करके इसको हमने क्या किया, टरबाइन को दिया, है ना। यहाँ से गया टरबाइन में, टरबाइन से निकला तो गया कंडेंसर में, कंडेंसर से निकला तो गया पंप में, पंप से निकला तो फिर वापस। तो यही यही सब जो प्रक्रियाएं हो रही हैं ये साइकिल ही काम कर रहा है। लेकिन अब इसमें इस वेपर पावर साइकिल में इस वेपर के द्वारा ही तो हम पावर का जनरेशन कर रहे थे, लेकिन अब उसमें कई साइकिल है, एक रनकाइन है, रीहीट है, रीजनरेटिव है, रीहीट रीजनरेटिव है, सुपर क्रिटिकल बाइनरी और टॉपिंग साइकिल। अब इसके बारे में डिस्कस करना है। और यहाँ पे जो गैस पावर साइकिल था, हम किसी पिस्टन या किसी सिलेंडर में क्या करते हैं, गैस को प्रवेश कराते हैं, ठीक है, और उसका उसमें दहन करते हैं। तो उसमें जो एक स्पार्किंग प्रक्रिया होती है, उसके बाद एक कंप्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से होता है, और उसके बाद गैस टरबाइन के माध्यम से उसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और उसको हम बिजली शक्ति को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये गैस पावर साइकिल के अंदर ही तीनों प्रोसेस है, ठीक है। और ये वेपर पावर साइकिल के अंतर्गत रैंकाइन है, रीहीट है, रीजनरेटिव है। अब इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है इसको हम आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो वेपर का मतलब है एक हमें वाष्प बनाना, भाप बनाने की प्रक्रिया के द्वारा, भाप प्रक्रिया के द्वारा विद्युत शक्ति का उत्पादन, और गैस प्रक्रिया के द्वारा विद्युत शक्ति का उत्पादन यहाँ लिखा हुआ है इसका कहने का मतलब, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, जिसने है ना। हाँ, आपने पूछा था तो इसका मतलब यही है कि आप क्या जानना चाह रहे थे, तो यही है कि एक वेपर के माध्यम से पावर का उत्पादन करने वाला है, और एक है हमारे पास गैस के द्वारा पावर को उत्पादन करने का प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके तीन तीन स्टेप है, किसी में तीन है, इसमें एच तक हमने बताया था, 5-6 स्टेप है। तो सबके अलग अलग जो है कार्य प्रणाली की चर्चा हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए रनटाइम साइकिल। हेडिंग डालिएगा रनटाइम साइकिल। हालांकि ये साइकिल वगैरह उतना पूछता नहीं है, लेकिन फिलहाल आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। मैं पावर प्लांट पूरा आप पढ़ लेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो ये बड़ी शर्म की बात हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए रैनकाइन साइकिल, ठीक है। आइए रैनकाइन साइकिल के बारे में चर्चा करते हैं। एक मैं साइकिल बना रहा हूँ, एक ठीक है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है ए और ये हमारा पॉइंट है बी। यहाँ पर नंबर डाल दिए, नंबर 1 चक्र संख्या 1 से 2, चक्र संख्या 2 से 3, चक्र संख्या यहाँ पे 2 से 3, और यहाँ से हो जाए 3 यहाँ रहे, और 3 से 4, और 4 से फिर 1। अब ये बन गया आपका, ठीक है, ये आपका साइकिल बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इधर इधर होगा हमारा प्रेशर, इधर क्या होगा, प्रेशर का मतलब पी, और इधर का मतलब होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, है ना। यहाँ पे आयतन इस एक्सिस पे लिया है, इस पे दाब लिया है, प्रेशर पी। चलिए आइए, और ये एडियाबैटिक इसको कहते हैं, रुद्धोष्म। ये रुद्धोष्म कर्व कहते हैं ना, एडियाबैटिक।
ठीक है, तो देखिए फिगर बना लीजिए। अब देखिए, अब ये आप रैंकाइन में हेडिंग डालिएगा फर्स्ट टू सेकेंड, प्रोसेस फर्स्ट टू सेकेंड। आज डेट है 1 तारीख, 6वां महीना। ठीक है, तो रैंकाइन में लिखिएगा यह एक आदर्श चक्र है, यह एक आइडल साइकिल है, यह एक आदर्श चक्र है। इसमें भाप का प्रारंभिक दाब उच्च किया जाता है, इसमें भाप का प्रारंभिक दाब इसमें भाप का प्रारंभिक दाब उच्च यानी हाई किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस फर्स्ट में, प्रोसेस फर्स्ट से सेकंड में, तो देखिए प्रोसेस फर्स्ट से सेकंड में क्या है। लिखिए, लिखते भी चलिएगा, साथ में लिखते चलिएगा, जब नोट हो जाएगा तो हम भी बता देते हैं। बॉयलर में स्थिर दाब, बॉयलर बॉयलर में स्थिर दाब P1, ठीक है, स्थिर दाब P1 पर जल का वाष्पन होता है, जल का जल का वाष्पन, ये दिख रहा है, जल का वाष्पन होता है। ठीक है, जल का वाष्पन होता है। इसमें जल का वाष्पन दाब, इसमें जल का वाष्पन दाब 1A, 1 मतलब ये हो गया 1 और नीचे क्या लिखा हुआ है A, 1A, 1A पर बिंदु 1 से प्रारंभ होकर होकर बिंदु B, बिंदु 2 पर समाप्त होता है। बिंदु 2 पर समाप्त होता है। इस अवस्था में उत्पन्न भाप का, इस अवस्था में P1 यहाँ पे, यहीं पर ना, P1 पर दाब, P1 पर जल का वाष्पन होता है, P1 पर जल का, किसका, जल का वाष्पन होता है। ठीक है, और इस अवस्था, वाष्पन मतलब भाप बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, हाँ हाँ, वेपोराइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है ना, वेपोराइजेशन को हम यहाँ पे वाष्पन कह रहे हैं। ठीक है, इस अवस्था में उत्पन्न, हाँ, इस अवस्था में उत्पन्न भाप का आसवन, भाप का आसवन भाप का आयतन, भाप का आयतन AB के बराबर, AB के बराबर होता है, AB के बराबर होता है। इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में जल स्थिर दाब व ताप पर ऊष्मा ग्रहण करता है और पूर्णतया
और पूरी तरह से और पूरी तरह भाप में बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, भाप कहने का मतलब स्टीम। ठीक है, तो देखिए, नोट कर लीजिए, मैं इसको अभी समझाता हूँ वो क्या रहा है। देखिए, हाँ मैं बता रहा हूँ। अब हिंदी की किताब है डियर स्टूडेंट, तो हिंदी में ही तो पढ़ाएंगे हम। और वैसे भी लिखाने को तो इंग्लिश में लिखा देंगे, लेकिन समझाने का कार्यक्रम तो हिंदी में ही आदमी करता है। ठीक है, इंग्लिश में भी करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो, हाँ, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में है मटेरियल आपके पास, तो उसको पढ़ सकते हैं। जो चीजें नहीं समझ में आ रही, मैं उसको ओरली मौखिक तौर से यहाँ सब तो समझा ही रहा हूँ, आप उसको समझिए। देख देख हाँ, हाँ देखिए, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो हमारा बॉयलर में रखा हुआ जल है, बॉयलर में रखा हुआ जो जल है हमारा, ठीक है, वो जब उसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, जब उसको गर्म करते हैं तो उसमें वाष्पन की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया जो आरंभ होती है वो बिंदु 1 है, पॉइंट 1 पर वाष्पन की प्रक्रिया आरंभ होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया के डॉटेड लाइन से जो हमने दिखाया यहाँ पे, ए पॉइंट के नाम से भी लिखा है। ठीक है, तो यानी कि इस स्थान पर, है ना, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, अर्थात ए से लेके बी बिंदु तक। बात समझ में आ रही है? 1 से लेके 2 तक, या कह सकते हैं ए से लेके बी तक की जो प्रक्रिया है, इसलिए वाष्पन की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कौन सी है? यहाँ पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाष्पन की प्रक्रिया हो रही है। यानी कि उसको उष्मा दी जा रही है, उष्मा दे करके उसको हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, और उसको वाष्पित किया जा रहा है। ठीक है, तो 1 से लेकर, अर्थात इसमें जल का वाष्पन दाब 1 ए पर बिंदु 1 से आरंभ होकर बिंदु 2 तक समाप्त होता है। इस अवस्था में उत्पन्न भाप का आयतन ए बी के बराबर होगा। तो इस अवस्था में 1 से लेकर 2 तक जब इसका वाष्पन हो रहा था, तो इस अवस्था में जो भाप उत्पन्न होगा उसका आयतन किसके बराबर होगा? ए से बी के बराबर होगा। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक भाप वाष्पन की जो प्रक्रिया चल रही थी, वो किसका है? आयतन। यहाँ पे देखिए वो दिखाया गया है, दाब दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे दाब शो किया गया है, और यहाँ पे आयतन शो किया गया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्टिकल पे हमने प्रेशर को शो किया है। अब यहाँ पे देखिए, जब 1 से लेकर 2 तक के पॉइंट तक पहुंचने तक वाष्पन की जो प्रक्रिया हो रही है, उस दौरान आयतन हमारा क्या है? सेम है। ठीक है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, इस प्रोसेस में जल स्थिर दाब, स्थिर, ये दाब जो है, दाब हमारा स्थिर ही है। 1 से लेकर 2 तक दाब भी हमारा स्थिर है, और आयतन भी हमारा स्थिर है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया में स्थिर दाब एवं ताप पर ऊष्मा ग्रहण करता है और पूरी तरीके से भाप में बदल जाता है। ठीक है, पहली प्रक्रिया में, अभी पहली प्रक्रिया चली है, 1 से लेकर 2 तक चली है। अभी 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 1, ये 1 2 3 4 4 प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है। अभी हमने सिर्फ एक ही प्रोसेस की बात की है, 1 से लेकर 2 तक पहुंचने की। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ है 1 पे। इस अवस्था में जैसे हम उसको गर्म करना प्रारंभ करते हैं, तो पानी हमारा वाष्प बनना शुरू हो जाता है, और यह जब वाष्प बन रहा उस दौरान 1 से लेके 2 तक के स्टेज तक पहुंचने तक जो वाष्प बन के तैयार हो रहा है, उसका आयतन क्या है? बराबर है। ठीक है,
आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये पहला स्टेप है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में एक स्थिर ताप एवं दाब पर ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। ठीक है, वाष्प जो हमारा तैयार हो रहा है एक निश्चित ताप एवं दाब पे ऊष्मा उसमें स्टोर हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे से तीसरे स्टेप में चलेंगे। हाँ 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 हाँ, तब जाकर के इसको स्टीम में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ताकि इसका प्रेशर और टेम्परेचर इस प्रोसेस में स्थिर दाब यानी फिक्स प्रेशर होगा और फिक्स हमारा टेम्परेचर पे उसको गर्म करेंगे और उसके आयतन में 1 से लेकर 2 तक के प्रोसेस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, आयतन बराबर बना रहेगा। आयतन में कोई परिवर्तन, जैसे हमने एक बताया था ना आपको कि थर्मोडायनेमिक में 3 प्रोसेस होते हैं, है ना? तो एक 3-4 प्रोसेस बताया था। एक हमारा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम बताया था। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है ना, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। और एक हमने बताया था कांस्टेंट प्रेशर, उसमें केवल प्रेशर को हमने कांस्टेंट किया। और एक हमने बताया था कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना? तो ये 3-4 प्रकार के जो प्रोसेस हैं, इन्हीं प्रोसेस पे ये काम हो रहा है। ठीक है, तो पहले जब हम उसको टेम्परेचर दे करके हीट कर रहे थे, यहाँ पे पहले पॉइंट से जैसे स्टार्ट किया है, तो यहाँ से लेके दूसरे पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ये हमारा वाष्प हो जाता है ना? वाष्पित हो जाता है और उस दौरान उसका वाष्प का जो आयतन होगा सिलेंडर में, है ना, वो हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगला स्टेज हम चलते हैं 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो इसको रफ करें तो दूसरा स्टेज मैं बताता हूँ। चलिए दूसरा स्टेज देखिए। हाँ, अरे एक्चुअली में क्या है ना, ये हम इलाहाबाद गए थे तो वहां से मार्कर, हाँ ऊपर वाला मार्कर सही है, अभी परसों ही तो लाया था मैं। सोमवार को पहली क्लास लिया हूँ थर्ड ईयर की, और आप लोगों की उस दिन सही चल रहा था, फिर उसके बाद उसका इंक ही खत्म हो जा रहा है, पता नहीं कैसे। ठीक है, इंक खत्म हो गया। नहीं, मैं इंक लखनऊ में नहीं, मैं घर पे हूँ। और अभी अभी एक नया मार्कर का इंक लेके आया हूँ ब्लैक वाले का, तो वो भी सही काम नहीं कर रहा है। जबकि मेरे पास देखो सब सारा कई मार्कर रखा हुआ हूँ, है ना? देखो 3 ब्लू रखा हुआ हूँ मैं। ठीक है, और एक रेड रखा है और एक ब्लैक रखा है, लेकिन सब के सब इंक भरने के बाद भी सही काम नहीं कर रहे। चलिए देखते हैं। अब देखिए दूसरे से तीसरे प्रोसेस में देखते हैं। प्रोसेस 2 से 3, प्रोसेस 2 से 3, इसमें क्या हो रहा है? बॉयलर में स्थिर दाब पर, बॉयलर में स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर जल का वाष्पन होता है, जल का वाष्पन होता है। इसमें जल इसमें जल का वाष्पन दाब, इसमें जल का वाष्पन दाब 1A, 1A पर बिंदु 1 से आरंभ, नहीं सॉरी, वही लेनिया लग रहा रिपीट हो गई। सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया, पूरा फिर से लिखना पड़ेगा, गड़बड़ हो गया। देखिए फिर से दूसरा से तीसरा स्टेज देखिएगा। स्टेज इसमें प्राइम मूवर में, इस प्रोसेस में अपने से एक लाइन बढ़ा लीजिएगा कि प्रोसेस 2 से 3 में, चित्र में दिखाए गए प्रोसेस 2 से 3 में, इसमें प्राइम मूवर, प्राइम मूवर में भाप, प्राइम मूवर में स्टीम, प्राइम मूवर में स्टीम का एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन,
एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन यानी कि रुद्रोष्म, रुद्रोष्म विस्तार। ये देखिए ना, 2 से लेकर के 3 तक, 2 से लेके 3 तक, अर्थात पॉइंट बी से लेके सी तक, पॉइंट बी से लेके सी तक। इसमें क्या हो रहा है, गैस के आयतन में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ठीक है, भाप में उसके विस्तार हो रहा है। इसमें प्राइम मूवर में 2 से 3 वाले स्टेज में प्राइम मूवर में स्टीम का एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत या जिसके अंत में, इस एक्सपेंशन के क्या है, अंत में भाप की ऊष्मा यानी स्टीम की ऊष्मा, स्टीम एनर्जी कम हो जाती है, स्टीम एनर्जी कम हो जाती है और उसका दाब, और उसका दाब 2 बी से घटकर 2 बी से घटकर 3 सी हो जाता है। इस प्रकार भाप की ऊष्मा, इस प्रकार भाप की ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वहां पर टेम्परेचर कम होगा ना, क्यों नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये अब आगे चला गया ना। हुआ क्या, देखिए, ये तो अभी हमारा जो प्रोसेस था, पहला 1 से लेकर 2 तक जो प्रोसेस था वो हमारा एक बॉयलर के अंदर ही था, है ना, कि इसको गर्म किया हमने, बॉयलर का पानी है, जैसे ही इसको गर्म करना शुरू किए तो 0 से लेके अब हम अगर इसको हम 2 तक बिंदु 2 तक, है ना, बिंदु 2, 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 कहने का मतलब जैसे हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया तो पूर्ण रूप से वेपोराइज होने की पूरी प्रक्रिया, यानी कि अधिकतम मात्रा में उस वाष्प का वाष्पन की प्रक्रिया जहाँ पर अंत हो रही है ना, पूर्ण रूप से जहाँ उसका वाष्पन हो जा रहा है, तो वो 1 से लेकर 2 तक का प्रोसेस है। और 1 से लेकर 2 तक के प्रोसेस के बाद वो तो फिर सीधा चला गया हमारा टरबाइन में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से ऊष्मा देने की प्रक्रिया जो हो रही थी, यहाँ पे तब ऊष्मा दे नहीं रहे हैं, ऊष्मा नहीं दे रहे हैं। अब इसका टरबाइन में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भाप बन के कंप्रेस होकर के आ रहा था और यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकल के टरबाइन के ब्लेड पे गया, तो टरबाइन के ब्लेड पर जाकर टकराया और उसके बाद टरबाइन जैसे ही घूमना स्टार्ट की तो उसके प्रेशर जो है उसका, वो दूसरे वाल्व के तरफ निकलने का प्रयास करेगा और उसका आयतन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक ट्यूब के माध्यम से इसको भेजे हैं, है ना, इसको एक ट्यूब के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से भेजे हैं उच्च दाब पे, है ना, और यहाँ पर जाने के बाद उस चैम्बर में, टरबाइन के चैम्बर के अंदर, केसिंग के अंदर ये फैल जाता है। क्या करता है, टरबाइन के केसिंग के अंदर प्रवेश करते ही ये क्या होता है, फैलने लगता है। तो उसी को कहा जा रहा है कि 2 से लेकर 3 तक के प्रोसेस में इस प्राइम मूवर में स्टीम का एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, जिसके अंत में स्टीम एनर्जी का क्या हो जाता है, स्टीम एनर्जी हमारी कम हो जाती है और उसका दाब 2 बी यानी कि 2 बी, बी पॉइंट आयतन वाले को शो कर रहा है, और वर्ड वाला अक्षर वाला जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दाब को प्रेषित कर रही है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर दाब जो है अधिक है और बी पॉइंट पे उसका आयतन बराबर था ए बी के। लेकिन जैसे ही 2 के बाद अगला प्रोसेस जब चलता है, 2 से 3 वाला प्रोसेस, अर्थात ये 2 से 3 वाला प्रोसेस हमारे टरबाइन के अंदर हो रहा है, तो जैसे ही टरबाइन के अंदर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, दाब कम हो रहा है। देखिए ना, उसका दाब कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका दाब कम होता चला गया। ठीक है, और उसका आयतन में भी परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो 2 से 3
में घटकर 2b से घटकर 3c में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार स्टीम की ऊष्मा ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है। तब हमारा क्या होता है, टरबाइन या प्राइम मूवर जिसको कह रहे हैं, वो हमारा चलना आरंभ कर देता है। ठीक है, अब अगली प्रक्रिया को हम 3 से 4 को देखेंगे। ठीक है, तो इसको रफ करें। बात यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, वो क्या करना है। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को शोर होने लगेगा तो आवाज क्लियर नहीं आएगी, कोई बात नहीं, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। अरे आप परेशान ना हो, है क्योंकि आवाज आएगा। नहीं, गर्मी तो है ही, क्योंकि जो अचानक बिना मानसून के जो बरसात हो गई है। ठीक है, तो देखिए अब अगला प्रोसेस। हाँ, लाइट है, जल तो रहा है ऊपर, देखिए ना, लाइट लाइट जला रखा है, ऊपर लाइट जला रखा है। हाँ। हम्म, एक फर्राटा रखा हुआ है, लेकिन उसको चलाएंगे तो वो और तेज शोर करेगा, तो इसलिए हमने डीसी फैन चलाया है, रखा हुआ, चला लेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ। हाँ, इसीलिए तो हम ऊपर के कमरे में है ना, छत वाले कमरे में, ताकि ऊपर हवा भी आती रहे, लेकिन उतना आ नहीं रहा है। अब आइए देखते हैं अगला प्रोसेस। ये हम परेशान। अब आइए तीसरा से चौथा प्रोसेस देखते हैं। अब यहाँ से इस प्रोसेस से चौथे प्रोसेस की तरफ चलेंगे। देखते हैं प्रोसेस 3 से 4। ठीक है, प्रोसेस 3 से 4, इसमें लिखिएगा प्राइम मूवर से निष्कासित भाप। प्राइम मूवर से, हम बोल दे रहे हैं, ऐसे ही लिख लीजिए। प्राइम मूवर से निकली हुई भाप का प्राइम मूवर से निकली हुई भाप प्राइम मूवर से निकली भाप का कंडेंसर में प्राइम मूवर से निकली भाप का कंडेंसर में स्थिर दाब पर फिक्स प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर पे आइसोथर्मल कंप्रेशन आइसोथर्मल कंप्रेशन हिंदी में लिख लीजिएगा समान ताप पर, है ना, समतापीय वो संपीड़न समतापीय संपीड़न होता है। प्राइम मूवर से निकली भाप का कंडेंसर में स्थिर दाब पर आइसोथर्मल आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। ठीक है, साथ ही साथ भाप का कंडेंसेशन साथ ही साथ भाप का कंडेंसेशन अर्थात संघनन भी होता है। ठीक है, तो अब देखिए ठीक है, यही हमारा प्रोसेस था। ठीक है, वो क्या रहा था कि यहाँ पर पहले और दूसरी प्रक्रिया जो हो रही थी, पहले से दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर वाष्पन की हो रही थी। ठीक है,
इस पानी को, इस जल को गर्म किया जा रहा था, गर्म करके इसको भाप में बनाया जा रहा था, वेपोराइज किया जा रहा था। जब ये वेपोराइज होकर के एक स्टीम में कन्वर्ट हो गया और उसमें जो है उष्मा ऊर्जा स्टोर हो गई, तो उसको हम टरबाइन की तरफ लेकर के गए। तो जैसे ही टरबाइन में पहुंचा तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली दूसरी प्रक्रिया यहाँ हुई, अब दूसरी से तीसरी प्रक्रिया यहाँ होगी। दूसरी से तीसरी प्रक्रिया में क्या हो रहा था कि इस दौरान उसका दाब कम हो गया, दाब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के बाद उसका भाप का प्रसार हो जाएगा, उस स्टीम का इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा था आपने इसमें, स्थिर दाब पर, है ना, इसका दाब जो है 2 से 3 वाले स्टेज में कम हो जाएगा, घट के कम हो जाएगा और वो सीधे कहाँ आएगा, कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर में आएगा। और यहाँ पे स्थिर यानी कि आइसो कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस होगा यहाँ पे। ठीक है, अर्थात इसको हम ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। कैसे ठंडा करेंगे? हमने आपको एक प्रोसेस बताया था, इसमें से कोल्ड वाटर डालेंगे, कोल्ड वाटर इंटर कराते हैं और इधर से भाप द्वारा, गर्म भाप द्वारा इस ट्यूब में प्रवाहित हो रही पानी के संपर्क में आने से पानी गर्म होकर के हॉट वाटर में बदल जाता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट दाब पर ठंडा हुआ, संघनन हुआ और इसको पुनः हम क्या करेंगे, ये दूसरा से तीसरा रहा, अब यहाँ से तीसरे से चौथे में जाएगा। ठीक है, यहाँ तीसरा से चौथे कंडीशन में क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है और चौथे से पहले स्टेज में क्या वापस पुनः हमारे बॉयलर में चला जा रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेज, तीसरा से चौथा समझ में आया कि नहीं, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टरबाइन में इस भाप का एक्सपेंशन हो रहा है और इसका प्रेशर यानी दाब जो है, इसका दाब जो है घट करके कम हो जा रहा है, यानी कि 2 से घट करके 3 पर पहुंच जा रहा है। ठीक है, इस ग्राफ के माध्यम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे से तीसरे स्टेज में क्या होगा, दाब कम हो जाएगा। ठीक है, दाब कम हो गया। अब आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चौथे से पहला प्रोसेस 4 से फर्स्ट, प्रोसेस नंबर 4 से 1, इसमें लिखिएगा भाप के कंडेंसर से प्राप्त जल को, भाप के कंडेंसेशन यानी संघनन से, स्टीम के कंडेंसेशन से प्राप्त जल को उच्च दाब पर, संघनन से प्राप्त जल को उच्च दाब पर पंप करके, उच्च दाब पर पंप करके बॉयलर में भेजा जाता है, उच्च दाब पर पंप करके बॉयलर में भेजा जाता है। अब बॉयलर में पुनः ऊष्मा ग्रहण करता है, ऊष्मा ग्रहण करता है जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है। बॉयलर में जाने के बाद ऊष्मा ग्रहण करता है जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये रैनकाइन साइकिल आपको समझ में आई। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए डियर स्टूडेंट, रैनकाइन साइकिल हम आपको पढ़ा रहे थे। इस रैनकाइन साइकिल में रैनकाइन साइकिल में हो क्या रहा था कि किसी सिस्टम में कार्यकारी द्रव के ऊपर जो ऊर्जा द्वारा काम किया जा रहा था और पावर का जनरेशन करने की प्रक्रिया जो की जा रही थी, उसमें स्टेप
फर्स्ट में हो क्या रहा था कि उस कार्यकारी द्रव के ऊपर जो काम किया जा रहा था, तो उस द्रव पे एक से लेकर के पहले से लेकर दूसरे पॉइंट तक, एक से लेकर दो बिंदु तक इस ग्राफ में जो दिखाया जा रहा है उसके माध्यम से कि एक से लेकर दो के स्थिति में हमारे पानी को जब हम बॉयल कर रहे थे उस दौरान उसका आयतन और उसका दाब दोनों स्थिर था, है ना। और हमने उसको गर्म करना प्रारंभ किया, ठीक है। तो जब गर्म करना प्रारंभ किया तो उस जल का वाष्पन हुआ, क्या हुआ? वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। तो जैसे ही इसका वेपोराइजेशन शुरू करते हैं तो एक से लेकर दो पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ये पूर्ण रूप से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद तुरंत दूसरे और तीसरे प्रोसेस में वो टरबाइन की तरफ फ्लो होता है। जैसे ही वो टरबाइन के अंदर गया तो टरबाइन के ब्लेडों पे ऊपर प्रहार करता है और उनके ब्लेडों को उनके एक्सिस से घुमाने लगता है। इस दौरान 2 से लेकर 3 तक की जो प्रोसेस हो रही थी, इसमें एडियाबैटिक जो प्रोसेस हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था कि भाप का दाब जो है, भाप का ये जो दाब यहाँ से गया 1 से लेकर 2 तक, वो यहाँ आते-आते धीरे-धीरे कम हो गया, धीरे-धीरे घट गया। और उसके बाद तीसरे से चौथे स्टेप में हुआ क्या कि बॉयलर में जो भाप सॉरी बॉयलर से जो भाप निकली थी टरबाइन को चलाने के बाद, टरबाइन के निष्कासित वाल्व से, एग्जिट वाल्व से जैसे ही निकला वो कंडेंसर में गया और कंडेंसर में एक स्थिर दाब पर क्या हुआ, उसको ठंडा किया गया, है ना। मतलब वहाँ संघनित हुआ, कंडेंसेट हुआ, ठंडा हुआ, जल के रूप में प्राप्त हुआ, और उस जल को पुनः हम पंप के माध्यम से एक T1 प्रेशर से या एक निश्चित प्रेशर से उसको पंप करके पुनः हम बॉयलर में भेज देते हैं, और पुनः बॉयलर में जाने के बाद वो 1 से लेकर के 2 वाले स्टेप में कार्य करना शुरू करता है और पुनः ऊष्मा ग्रहण करना शुरू कर देता है। ये बात समझ में आ गई? समझ में आई ना? हाँ हाँ, ये प्रोसेस फिर कंटिन्यूअसली शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइकिल हमने आपको एक बना के दिखाया था वो आपका एक क्लोज साइकिल ही था, है ना। चक्र का मतलब क्या है? चक्र का मतलब होता है कि एक गोल पहिए के बराबर, एक गोल पहिया बना दिए, इसमें अगर हम इस तरीके से बना देते तो आप कहेंगे ये चक्र है, या चक्र कहेंगे या पहिया कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि चक्र का मतलब एक सिरे से आरंभ होकर के पुनः उसी सिरे पे बार बार एक सर्कुलर पथ पर गति करना, पहिया कहिए, चक्र कहिए, या वृत्त कहिए, है ना, या गोला कहिए। तो एक प्रकार से एक ही परिधि पर बार बार भ्रमण करना। तो यही साइकिल हमारा आरंभ हो जाता है कि भाप, पानी को गर्म करना, भाप बना, टरबाइन में गया, टरबाइन को चलाया, टरबाइन से निकला तो कंडेंसर में गया, कंडेंसर में जाकर ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद इसको पंप के माध्यम से पंप किया गया, है ना, और बॉयलर में भेज दिया गया। बॉयलर में जब चला गया तो फिर पानी को गर्म किया, तो फिर वो ये सारी प्रक्रियाएं क्लोज साइकिल यानी एक चक्र तैयार हो, ठीक है। तो आज आपके लिए यही क्लास को समापन करते हैं, और अगले लेक्चर में आपको अगले लेक्चर में रीहीट साइकिल पढ़ाएंगे और रीजनरेटिव साइकिल पढ़ाएंगे, ठीक है। रीहीट और रीजनरेटिव, तो नोट कर लीजिए पॉइंट को। अगले लेक्चर में मुझे याद दिला दीजिएगा मुझे क्या पढ़ाना है। रीहीट साइकिल की शुरुआत करना है, रीहीट, ठीक है, रीहीट साइकिल, ठीक है। रीहीट साइकिल से अगले लेक्चर में हम आपका कोर्स शुरू करेंगे, ठीक है। 21। थैंक यू क्लास।
थैंक